नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शनी क्लासेज में। पिछली कक्षा में हमने संप्रेषण का अर्थ देख लिया था। आगे हम जो संप्रेषण जो टॉपिक है उसको पूरा कवर करेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे संप्रेषण के उद्देश्य। संप्रेषण के उद्देश्य में प्रमुख उद्देश्य देखें तो सीधा सीधा तो होता है कि सूचना देना संप्रेषण का उद्देश्य, या फिर किसी को चेतावनी देना या किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना संप्रेषण का उद्देश्य हो सकता है। इसके अलावा किसी को सलाह देना या सुझाव देने में भी हम संप्रेषण का उपयोग करते हैं। आगे अधिगम का अर्थ बनाना। अब आपके सामने एक शब्द आया है अधिगम। अधिगम, इस अधिगम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सीखना। सीखने को ही अधिगम कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि हर प्रकार का जो सीखना है क्या उसे अधिगम कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन है, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, और वो परिवर्तन है वो अनुभव और प्रशिक्षण से होना चाहिए। अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो अधिगम को अर्थपूर्ण बनाना भी संप्रेषण का उद्देश्य होता है। आगे संबंध बनाना या अधिगम को समझ युक्त बनाना, वो एक ही बात होगी, अर्थयुक्त बनाना या समझ युक्त बनाना, ये संप्रेषण के प्रमुख उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की विशेषताएं, संप्रेषण परस्पर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, अंतःक्रिया स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। संप्रेषण के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। तो यह एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। संप्रेषण करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। संप्रेषण गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक को बोल सकते हैं डायनेमिक। संप्रेषण और डायनेमिक प्रोसेस है, निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। गत्यात्मक अर्थ होता है निरंतर चलती रहने वाली। आगे संप्रेषण में विभिन्न पक्ष जैसे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व भावनात्मक पक्ष समावेशित होते हैं। संप्रेषण में जो समावेशित होने वाले पक्ष हैं वो है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक पक्ष समावेशित होते हैं। आगे देखते हैं आगे कुछ विशेषताएं और रह गई हैं, वो देखते हैं। संप्रेषण में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। पिछली कक्षा में हमने देखा था संप्रेषण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय या इसे कहते हैं द्विगामी प्रक्रिया है। तो संप्रेषण में कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक है। दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन दो तो जरूरी है। आगे संप्रेषण विचारों का प्रत्यक्षीकरण है। संप्रेषण की प्रक्रिया में फीडबैक अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। फीडबैक को बोलते हैं प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि जैसे विचारों का आदान प्रदान होने के बाद जो श्रोता है वो क्या प्रतिक्रिया दे रहा है वो कहलाता है प्रतिपुष्टि। जैसे मैं अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो कहलाएगी प्रतिपुष्टि, वो कहलाएगा फीडबैक। तो फीडबैक है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। सबसे पहला तत्व है प्रेषक। प्रेषक को बोलते हैं सेंडर। प्रेषक को बोलते हैं सेंडर। जो संदेश को भेजता है, जो व्यक्ति संदेश को भेजता है उसे बोलते हैं प्रेषक। आगे संदेश, फिर माध्यम, किस माध्यम से जो संदेश है वो भेजा जा रहा है। फिर संकेत, संप्रेषण भेजने के लिए कुछ संकेतों का उपयोग भी हो सकता है। आगे विचारों को भाषा प्रदान करें, विचारों को भाषा प्रदान करें और इसी को बोलते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग, एनकोडिंग कौन करता है? प्रेषक करता है। प्रेषक ही विचारों को भाषा प्रदान करता है, जिसे एनकोडिंग बोलते हैं। आगे संदेश को पढ़ना व अर्थ निकालना, इसे बोलते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग, और डिकोडिंग कौन करता है? ग्राही या जो रिसीवर है वो डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग ग्राही करता है। सीधी सी बात है, जो
सेंडर या जो प्रेषक है वो एनकोडिंग करेगा और जो ग्राही है वो क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा। आगे ग्राही और पृष्ठपोषण, और पृष्ठपोषण भी किसके द्वारा दिया जाएगा, रिसीवर या ग्राही के द्वारा पृष्ठपोषण दिया जाएगा। पृष्ठपोषण को साधारण भाषा में समझे तो इसे प्रतिक्रिया भी बोल सकते हैं। पृष्ठपोषण का दूसरा नाम क्या हो सकता है, प्रतिक्रिया, इसे प्रतिक्रिया भी बोल सकते हैं। आगे संप्रेषण संदर्भ, तो संप्रेषण वो किस संदर्भ में हो रहा है, ये सारे जो संप्रेषण जो प्रक्रिया है उसके कुछ तत्व हैं। आगे देखते हैं संप्रेषण चक्र। देखिए सबसे पहले जो प्रेषक है वो संदेश को तैयार करता है और उसे एनकोड करता है, मतलब संदेश है उसके पास, उस संदेश को भाषा प्रदान करता है, उसको संकेत या प्रतीक चिन्हों में, संकेत या प्रतीकों द्वारा भाषा के रूप में बैठाता है। फिर इसे क्या देते हैं, एनकोड, और एनकोड करके वो संदेश को किसी माध्यम से ग्राही तक पहुंचाता है। ग्राही को बोलते हैं, संदेश को प्राप्त करने वाला होता है ग्राही। अब ग्राही क्या करता है, उस संदेश को समझता है, जो संकेत और प्रतीक प्रयोग में लिए गए उनको समझता है और उस प्रक्रिया को बोल देते हैं डिकोड। डिकोड करने के बाद वो अपनी जो प्रतिक्रिया है फीडबैक के माध्यम से वापस प्रेषक तक पहुंचा देता है। एक बार फिर से देख लेने, सबसे पहले जो प्रेषक होता है वो संदेश भेजता है, संदेश एनकोड के माध्यम से जाता है, फिर वापस ग्राही के पास आता है, ग्राही उसे समझता है जिसे डिकोड बोलते हैं, और समझने के बाद अपनी जो प्रतिक्रिया है या जो प्रतिपुष्टि है वो वापस प्रेषक तक पहुंचाता है और ये चक्कर चलता रहता है। आगे देखते हैं संप्रेषण की बाधाएं। संप्रेषण में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं उन्हें बाधाएं कहते हैं। देखिए भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण का मतलब होता है कि संप्रेषण जहां हो रहा है उससे वहां शोरगुल हो, उस वातावरण में शोरगुल हो, तो ये जो बाधाएं हैं वो भौतिक वातावरण संबंधी बाधाएं आती है। आगे भाषा संबंधी बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाओं में जो उच्चारण है, वक्ता या जो प्रेषक है उसका जो उच्चारण है वो अशुद्ध हो, या फिर जो उच्चारण है वो अत्यधिक तीव्र या अत्यधिक कमजोर हो, तो वो सभी जो बाधाएं हैं वो भाषा संबंधी बाधाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे माध्यम संबंधी बाधाएं या फिर प्रेषक और ग्राही संबंधी बाधाएं। हो सकता है कि जो प्रेषक और ग्राही है उसमें इतनी योग्यता ही ना हो कि वो संप्रेषण कर सके या संप्रेषण को समझ सके। आगे मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाओं में आती हैं जो ग्राही है वो पहले से किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो या उसकी रुचि ही ना हो, तो ये सब जो कारक हैं वो आते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत। पूर्वाग्रह, रुचि आदि कारक मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं इस संप्रेषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन, तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर पिन करते जाइए। नेता द्वारा किए गए संप्रेषण का पक्ष ही मुखर होता है, यह कथन शायद, नहीं, बहुधा या सदैव। तो जो नेता द्वारा जो संप्रेषण का जो पक्ष होता है वो हमेशा ही मुखर होता है, मौखिक होता है। अगला क्वेश्चन, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल गलत कथन है। या अब छात्रों पर ही दोषारोपण करेंगे, उनमें ही कमियां निकालने लग जाएंगे, ये भी गलत है। आगे अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे या फिर उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल और सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे जो उचित आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगर बात नहीं समझ पा रहे हैं तो हो सकता है दूसरे उदाहरणों से, या जो आपकी जो भाषा है वो कठिन हो, उस भाषा को कठिन और सुगम्य किया जाए। किन से करेंगे कठिन और सुगम्य? उदाहरणों द्वारा उस भाषा को सरल और सुगम्य तरीके से बनाया जाए, ताकि जो छात्र हैं वो आपकी बात समझ सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संप्रेषण की सफलता के लिए छात्रों के प्रवेश के अनुसार भाषा बोधगम्य होनी चाहिए।
कि संप्रेषण की जो संप्रेषण आपका जो संप्रेषण है वो सफल हो और आपको प्रतिपुष्टि मिले, इसके लिए जो भाषा है वो छात्रों के प्रवेश के अनुसार होनी चाहिए, प्रवेश के अनुकूल होनी चाहिए। तो ये कथन कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, या अनिश्चित रूप से है, या बहुधा, या निसंदेह है। तो निसंदेह रूप से जो भाषा है वो प्रवेश के अनुसार होगी, तो संप्रेषण की सफलता के जो चांस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं। संप्रेषण के जो प्रमुख घटक है वो कौन कौन से होते हैं? स्पष्ट नहीं कह सकते, या जो सहायक सामग्री है, संप्रेषण में जो सहायक सामग्री काम में ले रहे हैं वो, या फिर कक्षा की परिस्थिति, या शिक्षक और छात्र। तो संप्रेषण कक्षा में जो संप्रेषण के जो प्रमुख घटक होते हैं वो होते हैं शिक्षक और छात्र। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं कक्षा की परिस्थितियां और अन्य कारक, वो बाद में आते हैं। सबसे पहले आते हैं शिक्षक और छात्र। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए उत्साह, अचेतना, या विचारों की अस्पष्टता, या फिर उद्देश्य प्राप्ति की लालसा। तो शिक्षक का जो संप्रेषण होता है उसमें उसके उद्देश्य प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए, उद्देश्य प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण से पृथक है, कि कक्षा का जो संप्रेषण है वो सामाजिक संप्रेषण से पृथक है, अलग है। कक्षा संप्रेषण होता है वो निश्चित उद्देश्य की ओर लेकर जाता है। एक अध्यापक जब कक्षा में आता है तो कुछ निश्चित उद्देश्य लेकर आता है और उद्देश्य की पूर्ति करना ही उसका मोटिव होता है। तो कक्षा संप्रेषण वो एक निश्चित उद्देश्य की ओर लेकर जाता है, या कक्षा संप्रेषण है वो सामाजिक संप्रेषण का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कक्षा संप्रेषण वो सामाजिक संप्रेषण का विपरीत होता है। सही समझ में समझे तो कक्षा संप्रेषण औपचारिक व प्रत्यक्ष है, जबकि सामाजिक संप्रेषण अनौपचारिक व अप्रत्यक्ष है। अगला, कक्षा संप्रेषण शिक्षक व निश्चित समूह के मध्य होता है, जबकि सामाजिक संप्रेषण एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति समूह तथा वृद्ध समूह के मध्य चलता है। लेकिन जो सबसे उचित जो इसमें अंतर होगा वो होगा कि कक्षा जो संप्रेषण है उसके निश्चित उद्देश्य होते हैं, जबकि सामाजिक संप्रेषण के जो निश्चित उद्देश्य है वो नहीं होते। अब कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये कथन तो बिल्कुल गलत है। जबकि कक्षा संप्रेषण है औपचारिक है, नहीं, कक्षा संप्रेषण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। हालांकि सामाजिक जो संप्रेषण है वो केवल अनौपचारिक होता है। कक्षा संप्रेषण शिक्षक व निश्चित समूह के मध्य होता है, जबकि जो सामाजिक संप्रेषण हो एक व्यक्ति के मध्य जो संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण हो के संभव ही नहीं है। हमने शुरुआत में देख लिया था कि संप्रेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति आवश्यक रूप से चाहिए। तो ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, शिक्षक की भाषीय विद्वता व ज्ञान भंडार संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। भाषीय विद्वता का यहां संबंध उसकी अभिव्यक्ति से है। किससे है? अभिव्यक्ति से है। अभिव्यक्ति और ज्ञान का भंडार संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। यह कथन है असत्य, सत्य, लगभग सत्य या अनिश्चित। तो अभिव्यक्ति और ज्ञान जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो संप्रेषण तो प्रभावी अपने आप ही बनेगा। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आगे देखते हैं, कक्षा संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के अवसर न दे, या कक्षा की भौतिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, या फिर विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, या विद्यार्थियों को विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए। तो कक्षा संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि जो विद्यार्थी हैं उनको विचार व्यक्त करने के अवसर दें। इससे क्या होगा? इससे जो शिक्षक है उसे क्या मिलेगी? प्रतिपुष्टि या जो फीडबैक है वो मिलेगी।
और हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि संप्रेषण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, उस संपूर्ण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है, सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है, वो है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, यह कथन है। देखो, अर्जित किया हुआ कथन होता है कि जन्मजात नहीं सीखते, जन्म से ही नहीं सीखते, जबकि एक कौशल होता है जन्मजात। जैसे हमने चलना, उठना, बैठना जन्म से सीख लिया था, अपने आप होते हैं। लेकिन जो संप्रेषण का जो कौशल होता है, वो जिस वातावरण में आप रहते हो उस वातावरण से अर्जित किया जाता है। जैसे यहाँ पैदा होने वाला जो बच्चा है वो हिंदी सीखेगा, अपनी जो भी मातृभाषा है वो सीखेगा, जबकि अमेरिका में वहां की भाषा सीखेगा। तो इस प्रकार जो संप्रेषण कौशल है वो एक अर्जित कौशल है, प्राप्त किया जाने वाला कौशल है। ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। संप्रेषण के समय ध्यान रखना चाहिए। संप्रेषी को शारीरिक स्थिति का, संप्रेषी है या जो प्रेषक है उसको अपनी शारीरिक स्थिति का, या संप्रेषी को मनोशारीरिक दशा का, मनोशारीरिक में दोनों प्रकार की दशा आ गई, दोनों प्रकार की स्थिति आ गई, मानसिक और शारीरिक दशा का, या संप्रेषी की आर्थिक स्थिति का, या संप्रेषी की मनई स्थिति का। तो संप्रेषण के समय मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो प्रेषक है वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो। दोनों प्रकार की दशा का सही होना आवश्यक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थियों को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर देने से संप्रेषण बाधित हो जाता है, संप्रेषण में रुकावटें आती हैं, या फिर शिक्षक केंद्रित हो जाता है, या सरल हो जाता है, या अपने उद्देश्य की पूर्ति से भटक सकता है। देखो, अगर कक्षा संप्रेषण के समय जो विद्यार्थी हैं उन्हें विचार प्रकट करने के अवसर देंगे तो सीधी सी बात है, पीछे भी हमने एक प्रश्न में चर्चा की थी कि जो प्रतिपुष्टि है या जो प्रतिक्रिया है वो प्राप्त होगी। और संप्रेषण का उद्देश्य यह है कि जो ग्राही है उससे हमें प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो इस प्रकार जो संप्रेषण होगा वो सरल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण। देखो, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीएड या बीएसटीसी में, तब वहां आपकी जो कॉलेज है वहां सूक्ष्म शिक्षण चलेगा। उस सूक्ष्म शिक्षण में आपको विभिन्न कौशल सिखाएंगे। देखो, कुल जो कौशल है सूक्ष्म शिक्षण में वो 14 है, कुछ विद्वान 15 भी मानते हैं। जैसे प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, उदाहरण कौशल, उदाहरण या दृष्टांत कौशल, इस प्रकार कुल 14 या 15 जो कौशल है वो सिखाए जाते हैं सूक्ष्म शिक्षण में, माइक्रो टीचिंग में। तो सूक्ष्म शिक्षण के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन, इसे बोलते हैं सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन। हिंदी में देखें तो बंद परिपथ दूरदर्शन का प्रयोग प्रभावी है। कि माइक्रो टीचिंग में सीसीटीवी का प्रयोग किस प्रकार प्रभावी हो सकता है। ऑप्शन ए सुधार के लिए, या पृष्ठपोषण, या जो प्रतिपुष्टि बोल दे इसे, या फीडबैक बोल दे। फीडबैक के लिए, या मॉडल पार्ट के लिए, या फिर अपनी फिल्म को टीवी में देखने के लिए। तो जो सीसीटीवी का जो प्रयोग होता है वो होता है पृष्ठपोषण के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला फिर से सूक्ष्म शिक्षण का क्वेश्चन है। संप्रेषण की कुशलता के लिए बीएड में सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है, माइक्रो टीचिंग क्यों आवश्यक है। मैंने पहले बता दिया था कि विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास के लिए माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। एक व्यक्ति की बात को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना, या एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ और भाव में अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना, या अच्छा वक्ता होना, या फिर सदैव सहायक सामग्री द्वारा बात कहना। देखो, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। एक व्यक्ति की बात है वो उसी भाव में, उसी भाव का मतलब उसने जिस प्रकार एनकोडिंग की,
जिस प्रकार अपने विचारों को भाषा प्रदान की, उसी प्रकार जो गहराई है वो उसे डिकोड करे, अर्थ को समझे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण है कला या भाषाई आदान प्रदान या एक प्रकार की शैक्षिक योग्यता या कला और विज्ञान। तो संप्रेषण है वो कला और विज्ञान दोनों है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। पिछली जो सीरीज आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर पिछली सीरीज जरूर देखें। धन्यवाद।